गाइज आप सभी का वेलकम बैक है आज के इस चैनल पे, जिसमें हम इस सेशन डिस्कस कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड मैराथन क्लास आ गई। साथ ही साथ इसमें ग्रामर का भी हम कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना डिले किए हुए वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए आप सभी। इसके साथ साथ सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो लिटरेचर का पार्ट करेंगे। So friends, here we have the first question on the screen. He resembles the animals that browses on thistle is an example of। आपको बताना है ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो इस सेंटेंस में दिया गया है। He resembles the animals that browses on thistle। ऑप्शन ए, बी एंड सी एंड डी यहाँ पे अवेलेबल है, आप सभी को इसका आंसर देना है। और सबसे पहले हम आंसर की बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो मैं आपको बताऊंगी कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो है पेरीफ्रेसिस। पेरीफ्रेसिस वो एक ऐसा फ्रेज या एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि किसी चीज को रेफर करते हुए वहां पे डायरेक्टली रेफर ना करके इनडायरेक्टली उसको रेफर करता है और एक सिंपल या वन वर्ड की जगह पे वो मेनी वर्ड्स के थ्रू उसको या लॉन्गर वर्ड्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करता है या एक्सप्रेस करता है सेवरल वर्ड्स के थ्रू में। जैसे हम बात करते हैं किसी भी चीज की कि लॉन्गर, लॉन्गर इज अ वर्ड जो आपको डिनोट करता है कि कोई चीज बहुत लंबी है, बट हम उसको क्या बोलते हैं, मोर लेंदी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेरिफ्रेसिस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, who among the following was the first poet laureate officially appointed by the ब्रिटिश सॉवरेन। ब्रिटिश सॉवरेन के थ्रू फर्स्ट कौन था जिसको पोएट लॉरियटशिप अवार्ड से या पोएट लॉरियटशिप जो एक पोजीशन थी उसको अपॉइंट किया गया था? कौन सा ऐसा पोएट था आपको बताना है। बेन जॉनसन, ड्राइडन, रॉबर्ट साउदी या आपका है वर्ड्सवर्थ। और आप सभी जानते हो दैट वाज ऑप्शन बी, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन इज द करेक्ट आंसर हु वाज अपॉइंटेड एज द पोएट लॉरियट ऑफिशियली बाय द ब्रिटिश सॉवरेन या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, The fall of, यहाँ पे गैप है, in 1453 marks the beginning of the Renaissance in Europe। रेनेशा का जो बिगनिंग था यूरोप में वो मार्क होता है 1453 का टाइम था जब हुआ था द फॉल ऑफ, आपको बताना है, बास्टाइल, द स्पेनिश आर्मडा, द रोमन एम्पायर या कॉन्स्टेंटिनोपल। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन डी है। कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल ऑफ हुआ था 1453 में और इसी टाइम ड्यूरेशन से इसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द रेनेशा इन यूरोप। नंबर 4 क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन वी हैव, हु इज नोन एज द पोएट्स पोएट। पोएट्स पोएट किसे जाना जाता है, आपको इसका आंसर देना है। जॉन मिल्टन, एडमंड स्पेंसर, जॉन ड्राइडन या हमारा है टी.एस. इलियट। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज कॉल्ड जॉन एडमंड एंड स्पेंसर। और इसको किसने बोला था, चार्ल्स लैम ने। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान में दीजिएगा। चार्ल्स लैम ने एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट एक जो टाइटल था वो उनको रेफर किया था। नंबर 5 क्वेश्चन वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन, W.H. Auden belongs to, W.H. Auden किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की, आपको इसका आंसर देना है। प्रेजेंट सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या 20th सेंचुरी। और जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हमारा है 20th सेंचुरी से वो बिलोंग करते थे। नंबर 6 क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन, ग्लोब थिएटर से रिलेटेड है, बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और हमने ये इसको बहुत बारी डिस्कस भी किया हुआ है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके साथ ही साथ इसका जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए ग्लोब थिएटर एंड करेक्ट आंसर वी हैव हियर ऑप्शन बी 1613 में। ठीक है, नंबर 7 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जल्दी से हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे और अभी आगे आपको ग्रामर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को एंड तक देखिए और अपने क्वेश्चंस का आंसर दीजिए जो भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपने करेक्टली अटेम्प्ट किया हुआ है। तो 7 क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, Who among the following writers has not won the Nobel Prize? नोबेल प्राइज इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा राइटर था जिसको नहीं मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? टी.एस. इलियट, मूलराज आनंद, विलियम फॉकनर या अर्नेस्ट हमिंगवे। और जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, मूलराज आनंद वाज नॉट अवॉर्डेड, he had not won the Nobel Prize in literature। नंबर 8 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्रॉनिकल प्लेज वर वेरी पॉपुलर। क्रॉनिकल प्लेज की बात कर लेते हैं जिसको हम हिस्टोरिकल प्लेस के नेम से भी जानते हैं, आप सभी को इसका आंसर देना है।
कि ये किस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर, पहले मैं ऑप्शंस आपको बता देती हूँ, 19th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या 16th सेंचुरी। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी, 16th सेंचुरी। और इसके ग्रेट जो क्रॉनिकल प्ले राइट थे या ड्रामेटिस्ट की बात कर लेते हैं तो दैट वॉज शेक्सपियर एंड ऑल्सो वी हैव मार्लो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एडवर्ड सेकंड लिखा है। शेक्सपियर का आप सभी जानते हो, अप्रॉक्सीमेटली 10 उन्होंने क्रॉनिकल प्लेस लिखे हैं जो कि हिस्टोरिकल प्लेस के नेम से भी जाने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये था क्रॉनिकल प्लेस कब पॉपुलर थे, 16th सेंचुरी में। इट वाज द टाइम ऑफ द एलिजाबेथन एरा। नंबर 8 क्वेश्चन के बाद 9 क्वेश्चन है स्क्रीन पे हमारा। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज, किस वजह से रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत ज्यादा फेमस थे इंग्लिश लिटरेचर में? आप सभी जानते हो विक्टोरियन एरा के ग्रेट पोएट थे ये। नॉवेल्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग, शॉर्ट स्टोरीज या प्लेस के लिए? और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी, ठीक है, फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग ही वॉज वेरी फेमस। और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग्स उन्होंने लिखे हुए हैं अपनी वाइफ को डेडिकेट करते हुए उन्होंने। और रॉबर्ट ब्राउनिंग एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर हैं विक्टोरियन एरा से रिलेटेड। नंबर 10 क्वेश्चन वी हैव हियर, अलेक्जेंडर पोप सेड द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ द मैनकाइंड अबाउट होम, किसके बारे में बोला है? ये कोटेशन दिया है, वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट मैनकाइंड। और कभी कभी ये जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन लॉन्ग वे में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट वे में तो आपके एग्जाम्स में ये या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा ही जाता है। तो आपको बताना है अलेक्जेंडर पोप ने ये किसके बारे में कहा, डिफो, मिल्टन, फ्रांसिस बेकन या ड्राइडन? और जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन सी, फॉर फ्रांसिस बेकन ही हैड सेड दिस लाइन। नंबर 11 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हु सेड क्लासिसिज्म इज अ हेल्थ, रोमांटिसिज्म इज अ डिसीज? ये बात किसने बोली है, किसका कोटेशन है, आपको बताना है कि क्लासिसिज्म एक तरीके का हेल्थ है, मीन्स क्लासिसिज्म इज वेरी गुड बट रोमांटिसिज्म इज लाइक अ डिसीज। और ये कोटेशन जो है आपको आंसर मैं इसका बता देती हूँ, इट वॉज सेड बाई गोथ, ओके, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। And here we have the question number 12. The movement of return to nature has to do with, न्यूक्लासिकल एज से है, इसका मतलब रिटर्न टू नेचर जो एक मूवमेंट था, एक तरीके का आंदोलन था, वो न्यूक्लासिकल एज से रिलेट करता है, रोमांटिक एज से, रेस्टोरेशन या नन ऑफ दीज। और सब आप सभी जानते हो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। जो रोमांटिक एरा था वो रिटर्न टू नेचर या नेचर की तरफ एक प्रेम जो होता है, एक लगाव जो होता है, उस पे मैक्सिमम जो पोएट्रीज थी इस ईयर की लिखी गई थी, इस एरा की लिखी गई थी। नंबर 13 क्वेश्चन, द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद, किससे ये जो फ्रेज है इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है इंग्लिश लिटरेचर में ये। तो आपको बताना है कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किससे एसोसिएट करता है, बैरन, कॉलरिज, कीट्स या वर्ड्सवर्थ? और जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, कीट्स से ये फ्रेज जो है इसको डिनोट करता है। कीट्स ने इस फ्रेज को एक तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। और आगे हम लिटरेरी टर्म्स जब डिस्कस करेंगे तो हम इस इंपॉर्टेंट टर्म को जरूर डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो में। नंबर 14 क्वेश्चन वी हैव हियर, the type of fiction whose setting is in the medieval period, often in a gloomy castle replete with dangerous subterranean passages and used of ghosts and mysteries is called, ये किस तरीके के प्लेस होते थे जिन पे मिस्ट्रीज एंड घोस्ट से रिलेटेड आपको जो ग्लूमी कैसल्स हुआ करते थे वो आपको मिलेंगे। तो उसमें किस तरीके के वर्क में, किस तरीके के जो जॉनर था या नॉवेल था, फिक्शनल वर्क था, उसमें आपको ये डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इस तरीके के जो नॉवेल्स लिखे जाते थे, पिकरेस्क नॉवेल, एपिस्टोलरी, गॉथिक या हिस्टोरिकल नॉवेल। और हम सभी जानते हैं दैट इज रिलेटेड टू गॉथिक नॉवेल्स बिकॉज इसमें आपका होता है हॉरर या मिस्ट्रीज एंड घोस्ट से रिलेटेड जो स्टोरीज या एक नरेशन को डिस्कस किया जाता है, उसमें ये फिक्शनल टाइप की सेटिंग होती है जहाँ पे मेडिवल पीरियड में इस तरीके के प्लेस लिखा करते थे जिसमें घोस्ट, मिस्ट्रीज एंड आपका जो ग्लूमी एंड कैशल्स हुआ करते थे उनको एक सब्जेक्ट मैटर बनाया जाता था। नंबर 15 क्वेश्चन वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन, द वर्ड
पिकरेस हैज बीन डेराइव फ्रॉम, पिकरेस वर्ड जो है वो कहाँ से डेराइव किया गया था? लैटिन वर्ड पिकारो से, इटालियन वर्ड पिकारो, ग्रीक वर्ड पिकारो या स्पेनिश वर्ड पिकारो। एंड जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, स्पेनिश वर्ड पिकारो से ये डिराइव किया गया है पिकरेस वर्ड, जिसका मीनिंग होता है रो, या आपका होता है जो इलिटरेट पर्सन्स होते हैं, खाना बदोश लोग होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं, उनको हम इस कैटेगरी में काउंट करते हैं। इस तरीके के नॉवेल्स उनसे लिखे जाते थे जिनमें हम पिकरेस नॉवेल जिसको बोलते हैं। Number 16 question is here on the screen. Who defined romanticism as the renaissance of wonder? बहुत ही important question है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि रोमांटिसिज्म को रिनेशंस ऑफ वंडर किसने डिफाइन किया है? तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हमारा, थियोडोर वॉट्स डॉल्टन इज द करेक्ट आंसर। 16 के बाद 17 क्वेश्चन जो हमारा है, हु सेड रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी? ये किसने रोमांटिसिज्म के लिए बोला है? रोमांटिक एरा से रिलेटेड ये किसका कोटेशन है? थियोडोर वॉट्स डंटन का, या वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स या वॉल्टर पेटर? और यस वी हैव हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वॉल्टर पेटर ने ये स्पीच या एक तरीके का कोटेशन रोमांटिक एरा से रिलेटेड बोला है। नंबर 18 क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द फ्रेज लिबरलिज्म इन लिटरेचर? लिबरलिज्म इन लिटरेचर की बात किसने की थी, या ये फ्रेज को किसने क्वाइन किया था? आंसर देना है विक्टर ह्यूगो, या वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन कीट्स हैं, या वॉल्टर पेटर हैं। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर दैट इज ऑप्शन ए, विक्टर ह्यूगो हैड सेड दिस अबाउट दैट लिबरलिज्म इज इन लिटरेचर, ये फ्रेज उन्होंने क्वाइन किया था। नंबर 19 द फ्रेज सेंटिमेंटल मेलॉन्कली इज एसोसिएटेड विद? सेंटिमेंटल मेलॉन्कली किससे एसोसिएट करता है फ्रेंड्स? आप सभी बताओ इसके आंसर को। ऑप्शंस में एक बार रिपीट कर देती हूँ आप सभी के लिए, वैसे तो स्क्रीन पे है। थॉमस ग्रे, रॉबर्ट बोन्स, कॉलरेज या कीट्स? इनका करेक्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का वो है हमारा ऑप्शन ए, थॉमस ग्रे हैड सेड दिस अबाउट एक सेंटिमेंटल मेलॉन्कली जो एसोसिएट करता है ये फ्रेज, दैट इज एसोसिएटेड विद थॉमस ग्रे। 20 क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन और ये भी हमारा लिटरेचर का ही क्वेश्चन है। द फ्रेज इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन इज एसोसिएटेड विद? रिचर्डसन, हार्डी, फील्डिंग या जॉन कीट्स? 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है रिचर्डसन, सैमुअल रिचर्डसन। इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन फ्रेज जो है वो सैमुअल रिचर्डसन से एसोसिएट करता है। 21 क्वेश्चन, हु सेड रोमांटिसिज्म इज precisely situated neither in choice of subjects nor exact truth but in the way of feeling? ये कोटेशन, ये लाइन किसने बोली है रोमांटिसिज्म के लिए? आपको बताना है। चार्ल्स बुडलेयर, वर्ड्सवर्थ, ग्योर्थ या आपका है जॉन कीट्स? एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर ऑप्शन ए, दैट वाज सेड बाय चार्ल्स बुडलेयर इज द करेक्ट आंसर 21 का। ठीक है, 22nd की बात कर लेते हैं, स्क्रीन पे है। द फ्रेज विवर्ली नॉवेल्स इज एसोसिएटेड विद? किससे एसोसिएट करता है विवर्ली नॉवेल? आपको बताना है। जैसे कि हम मालगुडी डेज की बात करते हैं, दैट इज आर के नारायण से है। वेसेक्स नॉवेल्स की बात करते हैं, आपको थॉमस हार्डी से है। तो ये विवर्ली नॉवेल किससे एसोसिएट करता है? आपको बताना है। वॉल्टर स्कॉट, जीबी शॉ, हार्डी या चार्ल्स डिकेंस? और करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, वॉल्टर स्कॉट, जिनको हम हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट भी बोलते हैं। 22nd के बाद 23rd जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगैन इन? किस ईयर में फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग होता है? आपको बताना है इसका आंसर, और वो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये 1789 में स्टार्ट होता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एरा को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। मोस्टली जो राइटर्स थे रोमांटिक एरा से रिलेटेड वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जिसमें आपको फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी, लिबर्टी, इन सभी एक स्लोगन एक दिया गया था और इन सभी की बातें की गई थी। और फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोमांटिक एरा। नंबर 23rd के बाद 24 क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पे। नेम द शेक्सपियरियन स्टेज एक्टर हु सक्सेसफुली प्लेड द रोल ऑफ शेलॉक एंड मेनी अदर्स इन हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो एंड मैकबेथ? आपको इसका आंसर देना है। एडमंड कीन, लियो टॉलस्टॉय, डियो सेफोर्ड या डम कोलेस्कॉर? और उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 24 का
Option A is the correct answer. Edmund Kean is the man. He was the actor who successfully played the role role of Zola, and also he played role in Hamlet, King Lear, Othello, and Macbeth by William Shakespeare. Next, number 25 question. The Caxton printing press established in, जो कैंगस्टन प्रेस था वो किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था इंग्लैंड में? इसका आंसर आपको देना है 1475, 1477, 1476 या 1478। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 1476 में द कैंगस्टन प्रिंटिंग प्रेस वाज एस्टैब्लिश इन इंग्लैंड। और हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय इसने सबसे पहली बुक जो थी वो इंग्लिश में लैंग्वेज में ट्रांसलेट की थी। 26 क्वेश्चन है, ट्रू विट इज व्हाट ऑफ was thought but never so well expressed। ये किसका कोटेशन है, किसने बोला है ये? ऑप्शन ए पोप, स्विफ्ट, ड्राइडन या शेक्सपियर। और जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेड बाय अलेक्जेंडर पोप। तो यहाँ पे हमने 26 क्वेश्चन जो डिस्कस किया वो हमारा इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड था। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, आपके सामने क्वेश्चंस जो होंगे वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इंग्लिश ग्रामर की बात करूं तो 2 से आपके 4 क्वेश्चंस इससे जरूर होंगे। तो यहाँ पे मैंने आज के वीडियो में ये क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं जो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से आपको मिलेंगे। तो आपको इसमें बताना है, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टाइगर किल। ये क्वेश्चन है आपका और ये एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ऑप्शंस आपके सभी सामने हैं। What was killed by the tiger? By what were killed the tiger? What has been killed by the tiger? What is killed by the tiger? आप सभी ध्यान से पढ़ लीजिए इसका जो ऑप्शन है और क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर मुझे दीजिए। What did the tiger kill? ठीक है, इसका आंसर जो हमारा होगा by what, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा by what were killed the tiger। ओके, ये हमारा करेक्ट पैसिवाइज है इस क्वेश्चन का, व्हाट डिड द टाइगर किल। नंबर 2 क्वेश्चन है, पैसिवाइज से ही रिलेटेड है, एक्टिवाइज पैसिवाइज से। राइट नाउ रमेश इज राइटिंग द लेटर। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि एक्टिवाइज में है, आपको इसको पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये एक्टिवाइज में है, पैसिवाइज में इसको कन्वर्ट करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसकी मैं डायरेक्टली बात ही कर लेती हूँ। आप सभी ऑप्शन एक बार देख के बता दो मुझे कौन सा होगा। राइट नाउ रमेश इज राइटिंग द लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या है? एंड क्योंकि ये सेंटेंस जो हमारा है ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से कन्वर्ट करिएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, राइट नाउ द लेटर इज बीइंग रिटन बाय रमेश। इज भी होगा बट यहाँ पे बीइंग लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन, डिड ही सी देम। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, डिड ही सी देम। ये जो सेंटेंस है हमारा ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है और आपको इसको बताना है कि ये पैसिवाइज में कन्वर्ट होकर के क्या आएगा, कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा इन चारों ऑप्शंस में से। तो आपको जो करेक्ट आंसर है इसका वो मैं बता देती हूँ। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे दे जो होगा वो सब्जेक्ट जब बनेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है देम का दे हो जाएगा। वर दे सीन बाय हिम, और ही का जो होगा वो ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो वो हिम हो जाएगा। ठीक है, दे वर दे सीन बाय हिम इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4 इज डज शी हिट यू ऑफन। ये हमारा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। और कभी भी आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी पैसिवाइज होती है तो क्वेश्चन मार्क, एक्टिवाइज होता है अगर क्वेश्चन मार्क है तो पैसिवाइज में जरूर क्वेश्चन मार्क होगा और इसका आपको कन्वर्ट करके बताना है। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डज शी हिट यू ऑफन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4 का, आर यू हिट बाय हर ऑफन, क्योंकि हिट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो हिट ही होता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म इसका जो होएगा वो आपका हिट आएगा। 4 के बाद 5 क्वेश्चन है, लेट द वर्क बी डन। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका। और लेट द बी डन जो है ये हमारा पैसिवाइज है, आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्टिवाइज में।
तो आप मुझे बताइए कि एक्टिवाइज इसका क्या होगा। लेट द वर्क बी डन, विल यू डू द वर्क, लेट द वर्क बीइंग डन, द वर्क विल डू द वर्क। तो यहाँ पे लेट जब भी होता है ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, कोई आदेश दिया जा रहा है, लेट द वर्क बी डन, तो हमारा है कि ये या किसी इम्परेटिव सेंटेंस में जब भी होता है कि हम किसी चीज को एक दूसरे से मानते हैं या एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर है। डू दी वर्क मीन्स अपना काम करो, तो ये आपका होगा लेट द वर्क बी डन। 6th क्वेश्चन जो है, हु हैज ओपन द डोर, और क्वेश्चन ये है हु हैज ओपन द डोर का जो पैसिव वाइज बनेगा उसको आपको बताना है, एक्टिव वाइज में सेंटेंस है आपका। और क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन डी, बाय whom हैज द डोर बीन ओपन, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, तो यहाँ पे इसीलिए हैज के साथ बीन भी आ रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। नंबर 7 क्वेश्चन, द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट, उसको लोग प्रेसिडेंट चुनेंगे, तो ये आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। और इसका जो पैसिव वाइज होगा वो भी आप बता दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। तो यहाँ पे जो आएगा आंसर वो हम बात कर लेते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ही विल बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय पीपल, क्योंकि विल बी जो होता है वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आएगा इसमें, ठीक है। नंबर 8 क्वेश्चन, आपको चीजें समझ में आ रही हैं जो क्वेश्चंस हैं, आप सभी एक्टिवाइज पैसिवाइज से बहुत अच्छे तरीके से आप फेमिलियर हो, आप जानते हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी इन सब चीजों को लेकर के कंफ्यूज ना होइएगा, क्वेश्चन को बड़ी आराम से बड़े ध्यान से पढ़ के करिएगा, क्योंकि एक्टिवाइज पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यही चीजें होती हैं कि क्वेश्चंस ऑप्शंस जो होते हैं क्वेश्चन से मिलते रहते हैं और ऑप्शन एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तो वहां तक पे कंफ्यूजन आती है। और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोगों ने अभी तक दे दिया होगा, समन द फायर ब्रिगेड, ये आपको क्वेश्चन है एक्टिवाइज में है और इसको पैसिवाइज में करना है। क्वेश्चन 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हमारा है प्रेडिक्टिव सेंटेंस फिर से आ गया है, तो हमारा जो आएगा लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड। नंबर 9 क्वेश्चन, प्लीज वॉक ऑन द राइट, आपको इसका एक तरीके से ये रिक्वेस्टिंग वर्ड से रिलेटेड है, एक्टिवाइज है, पैसिवाइज में चेंज करिए इसको, please do not walk, please walk not now, walking on the right is advisable, you are requested to walk on the right। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। जब भी प्लीज वर्ड्स आपके प्लीज वर्ड आ जाए आपके सेंटेंस में तो वहां पे रिक्वेस्ट होगा और यू आर रिक्वेस्टेड का आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है ना कोई ऑब्जेक्ट है, वॉक ऑन द रोड है, और तो ये है कि आपके लिए बोला जा रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, तो वहां पे होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन दी राइट। नंबर 10 क्वेश्चन फिर से हमारा एक्टिवाइज से रिलेटेड है, एक्टिवाइज पैसिवाइज से। द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस, जज ने सस्पेक्ट किया कि किसी ने विटनेस को ब्राइब दिया था, तो आपका ये जो सेंटेंस है इसमें बताना है कि कौन सा पैसिवाइज होगा। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो हमारा ऑप्शन बी है, The judge suspected that the witness had been bribed। तो ये एक तरीके का अलग हमारा पैसिवाइज यहाँ पे मिला एक्टिवाइज, ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है, the judge suspected that the witness had been bribed, ये करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे आपको बताना है इसमें इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ द बोल्ड पार्ट टू इम्प्रूव द सेंटेंस। जो क्वेश्चन में बोल्ड पार्ट में यहाँ पे मेंशन होगा जो ए पार्ट सेंटेंस का, उसको आपको बेस्ट अल्टरनेटिव्स में से डिफाइन करना है कि आपको बेस्ट अल्टरनेटिव उस बोल्ड पार्ट के लिए कौन सा होगा, रिप्लेस करना है एक तरीके से, तो जैसे कि वो सेंटेंस को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। तो क्वेश्चन हमारा, वी स्पोक अबाउट द इवेंट यस्टरडे, हैवंट वी, ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से दे दीजिए इसका आंसर। एक चीज ध्यान पे देख दीजिएगा, यस्टरडे आया हुआ है, तो आपको पता है ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पे जो होना चाहिए ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपका ठीक है क्वेश्चन टैग का ये क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे ये ना हो करके होगा डिडंट वी, ठीक है।
डिडेंट वी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं होगा तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में टेंस है और पास्ट इंडिफिनिट में जब हम क्वेश्चन टैग में उसको चेंज करेंगे तो वहां पे आएगा डिडेंट वी, ठीक है, जो कि हेल्पिंग वर्ब साथ में सब्जेक्ट लेकर के आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 इज वी हैव, यहाँ पे 1112 हो गया है, सॉरी। नो प्लांट्स नॉर एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है नो प्लांट्स में से कौन से ऑप्शन का जो है ये हमें रिप्लेस करना है, सो दैट कि हमारा जो सेंटेंस होगा वो इम्प्रूव्ड हो, एक इम्प्रूव्ड मीनिंग लेकर के आए। इधर प्लांट्स, बोथ प्लांट्स, और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा नॉर भी है, नॉर में इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है, नो प्लांट्स पे करना है। तो नेदर प्लांट्स, तो या आपका होगा नो इम्प्रूवमेंट, और करेक्ट आंसर है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का, वो हमारा है 12 का, वो हमारा ऑप्शन सी है, निदर नॉर होता है, ठीक है। निदर भी लेके आता है अपने साथ नॉर, इधर होगा तो और आएगा, बोथ होगा तो एंड आता है, और यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। 13 क्वेश्चन, हरी लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर, ठीक है। हरी लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर, तो आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस है ये, इस पे कहाँ पे चेंजेस होंगे, हरी विल लीव, हरी हैड लेफ्ट, या हरी लीव्स, या नो एरर। और जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर कोई भी सेंटेंस यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पे जो हमारा होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सेंटेंस होगा यहाँ पे आएगा, इसको जो रिप्लेस करेगा ये हमारा ऑप्शन बी रिप्लेस करेगा, मीन्स हैड लेफ्ट, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर थर्ड के बाद हमारा 4 क्वेश्चन है, 13 के बाद 14। ही इज क्वाइट वेल नाउ एक्सेप्ट अ सिंगल कोल्ड, एक्सेप्ट को चेंज करना है, एक्सेप्ट अ को चेंज करना है आपको, एक्सेप्टिंग या होगा एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट विथ। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी आएगा, एक्सेप्ट फॉर, मीन्स ही इज क्वाइट वेल नाउ एक्सेप्ट फॉर अ स्लाइट कोल्ड, मीन्स इसके अलावा, स्लाइट कोल्ड के अलावा ही इज नाउ कंप्लीटली ओके, ही इज क्वाइट वेल नाउ, तो वो अब ठीक हो चुका है, बट थोड़े से स्लाइटली वो कोल्ड फील कर रहा है, कुछ उसको जुकाम की शिकायत है। नंबर 15 क्वेश्चन, वी मीट अ लॉट पीपल एट आवर हॉलीडे, एट को चेंज करना है, यहाँ पे इस प्रपोजिशन को चेंज करना है, वी मीट अ लॉट पीपल इन आवर हॉलीडे, ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, या ऑन आवर हॉलीडे। नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग होगा, वो अभी मतलब अपने हॉलीडे पे ही है, तो यहाँ पे वो बात कर रहा है वी मीट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, हम मिलते हैं कई लोगों से अपने हॉलीडेज के टाइम पे, जब भी हमारा हॉलीडे होता है, छुट्टियां होती हैं, हम बहुत लोगों से मिलते हैं। 16 क्वेश्चन वी हैव हियर, जो हमारा ग्रामर का ही पार्ट है। अशोका हैड अ ग्रेट रेन देन बाबर, ये ग्रेट किंग अशोक की बात हो रही है, अशोका की बात हो रही है, द ग्रेट अशोका, जो गुप्त डायनेस्टी के किंग थे। तो आपको बताना है कि इसमें ग्रेट में कौन सा पार्ट जो होगा वो रिप्लेस करेगा इस ऑप्शन में से, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, या वाइजर, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। आप देखिएगा सेंटेंस में दैन भी है, बार बार यहाँ कंपैरिजन हो रहा है दो किंग्स का, तो आपको जो करेक्ट जो ऑप्शन यहाँ पे होगा, करेक्ट वर्ड जो यहाँ पे फिल करेगा फ्रेज को, इस ग्रेट को, वो होगा लॉन्गर, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा 16 का ये हमारा करेक्ट आंसर है, अशोका हैड अ लॉन्गर रेन देन बाबर। नंबर 17 क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव हैड received several warnings before being suspended finally for his lack of punctuality, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि बिफोर बीइंग सस्पेंडेड के बाद में कौन सा जो होगा वर्ड वो फिल करेगा यहाँ पे, जो इम्प्रूव करेगा इस सेंटेंस को, ये बोर्ड पार्ट को, आफ्टर सस्पेंशन, आफ्टर सस्पेंडिंग, या बिफोर बीइंग सस्पेंडेड। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 17 का हमारा सी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पैसिवाइज बात हो रही है कि किसी के द्वारा उसको बार बार चेतावनी मिली, बहुत ही वार्निंग मिली, सेवरल टाइम्स उसको वार्निंग मिली उस एग्जीक्यूटिव को, बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ पंक्चुअलिटी, कि आप बहुत ही पंक्चुअल नहीं हो, आप टाइम से नहीं आते हो, तो ये उसको बहुत ही ज़्यादा टाइमली उसको
रिसीव किया था उसने वार्निंग बाय दी हायर अथॉरिटी। तो करेक्ट आंसर जो होगा, द एग्जीक्यूटिव हैड रिसीव्ड सेवरल वार्निंग्स बिफोर बीइंग सस्पेंडेड फाइनली फॉर हिज लैक ऑफ पंक्चुअलिटी। नंबर 18 is the museum has planned of a 10-day exhibition showcasing the rich culture of the South। The museum की बात हो रही है, has planned of a 10 days exhibition, 10 days का exhibition होना है, उसको प्लान किया हुआ है म्यूजियम ने कि किस तरीके से वो शोकेस करेगा जो रिच कल्चर है साउथ का, दक्षिण भारत का। प्लान फॉर होगा यहाँ पे हैज प्लान ऑफ के लिए, या हैज बीन प्लानिंग या प्लानिंग ऑन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैज बीन प्लानिंग होगा, क्योंकि वो प्लान कर रहा है शोकेस करने के लिए जो रिच कल्चर है साउथ इंडिया का। तो म्यूजियम हैज बीन प्लानिंग अ 10 डे एग्जीबिशन। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 की बात कर लेते हैं। द स्टीप राइज इन ऑयल प्राइसेस इज द रीजन ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ विच वी मस्ट कंजर्व एनर्जी। The steep rise in oil prices is the reason on account of which को रिप्लेस करना है इन चारों ऑप्शंस में से। जो करेक्ट आंसर होगा 19 का वो हमारा होगा ऑप्शन ए, द रीजन। ठीक है, द स्टीप rise in oil prices is the reason we must conserve our energy। ठीक है, नंबर 19 के बाद हम नंबर 20 की बात कर लेते हैं, और ये भी आपको रिप्लेस करना है इस बोल्ड पार्ट को जो यहाँ पे मेंशन है। द सोशल वर्कर पैशनेटली स्ट्रोव फॉर द एनवायर्ड पैसेंजर इन ऑर्डर दैट बी पैसिफाइड। ठीक है, तो कौन सा आंसर इस बोल्ड जो पार्ट है उसको कौन सा ऑप्शन फिल करेगा, करेक्ट इंप्रूव करेगा, और उसमें हमारा होगा ऑप्शन ए, टू पैसिफाई हिम, इन ऑर्डर टू पैसिफाई हिम। That be pacified नहीं, the social worker passionately strove that annoyed passenger in order to pacify। So friends, यहाँ पे हमने important literature and grammar के questions डिस्कस किए आज के वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड साथ ही साथ जो अदर वीडियोस अपलोडेड हैं आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए उसको ज़रूर वॉच आउट करिए, और जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। Thanks a lot for watching this.